हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शेल्टर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एससीईआरटी साइंस के क्लास 6 चैप्टर 4 विभिन्न प्रकार के पदार्थ इसको डिस्कस करने वाले हैं। और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग देखने के बाद इस पर आधारित 20+ MCQ को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो जो है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि जिस एग्ज़ाम में आपका जो है साइंस पूछा जाता है, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, या फिर टीचर का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम जिसमें साइंस पूछा जा रहा है, उन सभी में ये के लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर को डिस्कस कर लिया है, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3। आज जो हम लोग चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले जो है आपको ये बता दें कि पिछले जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने चैप्टर 3 को डिस्कस किया था, जिसके अंतर्गत 30+ MCQ हम लोगों ने देखे थे। उसी में से एक MCQ ये था कि अंगूरा ऊन किस जानवर के बाल से प्राप्त होता है। ऑप्शन है भेड़, बकरी, खरगोश या याक। आप इसका आंसर जो है वो कमेंट में दे सकते हैं। और इसी टाइप के 30+ क्वेश्चन को जो है डिस्कस किया गया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसका लिंक जो है ऐसे चैनल में डाल दिया जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन में, और आप चैनल पे भी इसके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर बात करें आज के चैप्टर का, तो आज का जो चैप्टर है वो है विभिन्न प्रकार के पदार्थ। देखिए, अगला जो 2-3 चैप्टर है वो इसी से रिलेटेड है, पदार्थ से रिलेटेड। पदार्थ जो एक काफ़ी बड़ा चैप्टर होता है। और अगला जो चैप्टर है, चैप्टर 5, वो है पदार्थ का पृथक्करण। उसके बाद है पदार्थ में परिवर्तन। तो इन दोनों को जो है हम लोग कंबाइंड रूप में एक साथ देख लेंगे। आज जो हम लोग चैप्टर 4 को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें पदार्थ की, तो पदार्थ के बारे में बोला जाता है कि पृथ्वी पे जो है कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे और जिसका अपना एक द्रव्यमान हो, ठीक है, अपना एक द्रव्यमान हो, और जो अगर इस पर आप परिवर्तन लाने की कोशिश करें तो उस परिवर्तन का ये विरोध करे, तो वैसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, वो पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ जो है वो कई तरीके के होते हैं और उन्हीं को जो है वो क्लासीफाई किया गया है। जैसे भौतिक रूप में किया गया है, ठोस, द्रव और गैस के रूप में। वहीं जो है रासायनिक रूप में शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। फिर शुद्ध पदार्थ को जो है तत्व और यौगिक के रूप में किया गया है। और तत्व जो है वो 3 तरीके के आ जाते हैं, आपका धात्विक तत्व, अधातु तत्व और उपधातु तत्व। वहीं जो है मिश्रण की बात करें तो ये समांगी और विषमांगी मिश्रण होता है। और समांगी मिश्रण का आपको बता दें कि इसमें जो है वो एक प्री डिफाइंड रेशियो में होता है। वहीं जो विषमांगी मिश्रण में रेशियो जो है वो सही मात्रा में नहीं होता। वहीं अगर कार्बनिक की बात करें तो कार्बनिक यौगिक क्या होता है, जिसमें कार्बन मौजूद हो, और अकार्बनिक यौगिक में जो है वो कार्बन की उपस्थिति नहीं होती है। तो इस टाइप से जो है वो पदार्थों को विभाजित किया गया है। दोस्तों, अगर बात करें भौतिक परिवर्तन में ठोस, द्रव, गैस की, तो आप इसे समझते होंगे कि जो मतलब सॉलिड रूप में है, जो एक स्थान घेर रहा है और जिसका अपना एक निश्चित आकृति होता है, वो ठोस होता है। और इसका जो निश्चित आकृति नहीं होता, और गैस का ना ही आकृति होता है, ना ही जो है ये अपना एक, और ना ही इनका क्या होता है, एक आकार होता है। ना ही आकृति होता और ना ही आकार होता है। तो ये चीज़ें जो है वो गैस के बारे में। लेकिन इन तीनों के अलावा पदार्थ का एक फोर्थ भी होता है अवस्था, चौथी अवस्था होता है, जिसे बोला जाता है प्लाज्मा। और एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। इसके अलावा एक और होता है, वो होता है आपका बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो या फिर इसको जो है आपका बोस-आइंस्टीन पदार्थ भी इसे बोला जाता है। तो ये एक पांचवी अवस्था होता है। मेनली ये 3 के बारे में बोला जाता है, ठोस, द्रव और गैस। और इस चैप्टर में जो है हम लोग इन सारे चीज़ों के ऊपर जो है अगली क्लास में जानेंगे। इसमें जो बताया गया वो पदार्थ का कॉमन गुण बताया गया कि कौन कौन से गुण जो है पदार्थ के होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो कठोरता की, रिजिडिटी, ये क्या होता है, तो बोला जा रहा है कि कोई भी, सिंपल भाषा में बताया गया है कि कोई भी पदार्थ अगर उसे दबाया जा रहा है या फिर उसे अगर खरोंचा जा सकता है तो वो होता है कोमल पदार्थ। वहीं अगर जो है उसे दबाया जाना कठिन है तो वो हमारा क्या होगा, कठोर पदार्थ कहलाएगा। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, रुई, स्पंज, ये आपका कोमल हो जाता है, और जबकि लकड़ी और पत्थर जो है ये आपका कठोर पदार्थ हो जाते हैं। लेकिन इसी से जो है और भी क्वेश्चन निकलते हैं जो हम लोग आगे देख लेंगे। जैसे कि संसार का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके बनेंगे, बता ही देते हैं। हीरा को जो है वो सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है संसार का।
आगे है कि चमक, चमक क्या होता है, ब्राइटनेस क्या होता है। तो बोला जाता है पदार्थों का एक विशेष गुण होता है जिसके कारण जो है वो चमकते हैं, और ये सारे में नहीं होता, ये जो धात्विक पदार्थ होते हैं उनमें जो ये गुण पाया जाता है, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, इन सभी में जो है एक विशेष प्रकार का चमक देखा जाता है। लेकिन क्या है ना कि ये जब बहुत लंबे समय तक वातावरण में रह जाता है और वातावरण के वायु और नमी के साथ ये अभिक्रिया कर लेते हैं, और इन अभिक्रिया करने के बाद क्या है कि इनके ऊपर एक विशेष प्रकार की परत चढ़ जाती है, उस परत के कारण ही ये अपना चमक खो देते हैं। और क्वेश्चन जो है यहाँ से भी बनता है कि लोहा पे जो है जंग क्यों लगता है, जंग लगने में कौन सा कारक होता है, तांबा में कौन सा कारक होता है। तो इन सभी को जो है हम लोग आगे एमसीक्यू में डिस्कस कर लेंगे। देख लेते हैं पहले एमसीक्यू को। पूछा ये जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ की स्थिति नहीं है, ठोस, तरल, गैस या ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा जो एक पदार्थ नहीं है। अगर इन तीनों के अलावा अगर बात करें तो एक जो है आपका जो ज़्यादा फेमस है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो एक पदार्थ की चौथी अवस्था है। फिर सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ कौन है, सोना, प्लेटिनम, हीरा, लोहा। तो ये मैंने बताया हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ में आता है। देखो हीरा से रिलेटेड अगर और भी बात करें तो हीरा क्या है कि एक कार्बन का अपरूप है, ठीक है, कार्बन का अपरूप है। कोयला और हीरा ये दोनों का कार्बन का अपरूप है। कोयला क्या है कि इसे हम लोग ब्लैक डायमंड भी बोला जाता है, कोयला को ब्लैक डायमंड, ठीक है। और ये जो है नॉर्मल डायमंड हो गया। ये डायमंड आते कहाँ से हैं? तो ये पृथ्वी के भूगर्भ में होते हैं, और ये जो है खदान के द्वारा जो है इन्हें प्रोसेस करके निकाला जाता है। और जो अफ्रीकी देश है वहाँ पे जो है इन्हें निकालने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। बहुत सारे जो मज़दूर हैं उन्हें जो है ज़बरदस्ती इन कामों पे लगाया जाता है। तो क्या होता है कि उनकी जानें भी चली जाती है। इसलिए जो अफ्रीका के कुछ खाद्यान्न है वहाँ से जो डायमंड मंगाए जाते हैं उन्हें रेड डायमंड भी बोला जाता है, ठीक है। एक और नया कॉन्सेप्ट है ग्रीन डायमंड का, कि ग्रीन डायमंड क्या होता है। आपको मालूम होगा कि अभी हाल ही में जो है भारतीय प्रधानमंत्री वो यूएसए के दौरे पे थे, और यूएसए के दौरे पे उन्होंने जो है जो बाइडन की वाइफ को एक हीरा गिफ्ट किया था। जो बाइडन की वाइफ का नाम क्या है, जिल बाइडन। जिल बाइडन को जो है उन्होंने एक हीरा गिफ्ट किया था, और ये हीरा जो है वो कितने का था, तो ये 7.5 कैरेट का था। जो हीरा है उसे मापा जाता है कैरेट में। तो ये 7.5 कैरेट का हीरा था कि ग्रीन डायमंड था। ग्रीन डायमंड कहने का मतलब ये कि उसे जो है वो आर्टिफिशियल तरीके से लेबोरेटरी में बनाया गया था। और ये कहाँ बनाया गया है, तो ये बनाया गया था सूरत में। सूरत के जो डायमंड व्यापारी हैं उनके द्वारा जो है ये कारीगर के द्वारा ये बनाया गया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ बनाया गया था, कितने कैरेट का था और किसे दिया गया। और एक चीज़ और है यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, भारत जो है अपनी आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है, ठीक है। और उसी उपलक्ष्य में ये 7.5 कैरेट का दिया गया था। तो आप यहाँ से भी रिलेट कर सकते हो कि 75वां वर्षगांठ है और 7.5 कैरेट का वो डायमंड दिया गया। खैर हम लोग वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। पूछा गया कि लोहे में जंग लगने से कौन सा यौगिक बनता है, आयरन हाइड्रोक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन सल्फेट या आयरन फॉस्फेट। इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। देखो जब लोहा जो है काफ़ी लंबे समय तक वायुमंडल में खुला रह जाता है तो ऑक्सीजन और जो नमी है उससे रिएक्शन कर लेता है, और फिर वो बनाता क्या है, तो वो बनाता है Fe2O3। Fe2O3 बनाता है, और इसे बोलते क्या है, इसे बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड ये बोलते हैं। और ये जो है मेनली जंग का एक मुख्य कारण है। और ये जंग जब लगता है तो ये जो है लोहा वो खोखला हो जाता है, इसकी शक्ति भी छीन हो जाती है, इसका कलर भी जो है चेंज हो जाता है। आगे पूछा जा रहा है कॉपर पर लगने वाले जंग का रंग कैसा होता है, रजत, लाल, नीला या हरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरा। कॉपर में जो जंग है वो लगता है क्यूप्रिक ऑक्साइड के कारण। क्यूप्रिक ऑक्साइड के कारण ये जंग लगता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये कॉपर जो है वो हरा हो जाता है। तांबे के जो बर्तन होते थे वो हरे हो जाते थे लंबे समय तक बाहर रहने के बाद। और ये क्वेश्चन पूछा कहाँ गया था, तो ये सीटेट में पूछा गया, तो आप इसे ध्यान में रखिए। अगला है पूछा हुआ कि सोने के को खुले में रखने पर इस पर निर्मित होने वाली जंग का रंग कैसा होता है, काला, पीला, हरा या इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये जो है ना एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और ट्रिकी भी आप कर सकते हो, क्योंकि सोना जो है वो एक बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये एक निष्क्रिय धातु है, निष्क्रिय धातु है।
और उसके कारण क्या है कि ये रिएक्शन कम करता है और ये वायुमंडल में खुला रहने पे भी इस पे जो है कोई जंग नहीं लगता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे पूछा जा रहा है चांदी पर सामान्यतः लगने वाली जंग का कारक क्या है? सिल्वर कार्बोनेट, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर ऑक्साइड या सिल्वर क्लोराइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर सल्फाइड, ऑप्शन नंबर बी। Ag2S जो है ये सिल्वर सल्फाइड होता है और जब चांदी पे जंग लगता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है? इसका कलर हो जाता है ब्लैक हो जाता है। और ये किसके कारण होता है? तो सिल्वर सल्फाइड के कारण होता है। आप देखे होंगे कि जो पायल वगैरह होता है, पायल का रंग जो है वो काला हो जाता है, लेकिन सोने का रंग जो है वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हो सकता है वो धूल के कारण थोड़ा गंदा हो जाता है, लेकिन उसमें जंग नहीं लगता। अगला जो है वो है घुलनशीलता। घुलनशीलता में 3 चीज़ें हैं। एक होता है विलेय या घुलनशील, दूसरा है अविलेय या अघुलनशील, तीसरा है घोलक या विलायक। इन तीनों चीज़ों को हम लोग समझते हैं। देखो, एक जैसे हम लोग मान लिए जल, ठीक है, एक हो गया जल, और जल को हम ले लिया और उसमें जो हम लोगों ने मिलाया चीनी को। जब इसमें हम लोग चीनी को मिलाएंगे तो चीनी जो है वो आपका पूरी तरीके से घुल जाएगा। तो वैसे में हम लोग चीनी को बोलेंगे कि हाँ ये जो है वो एक घुलनशील पदार्थ है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं हम लोग यहाँ पे पत्थर डाल दें पानी में, तो पानी में ये पत्थर जो है वो घुलेंगे नहीं और वो हो जाएगा अघुलनशील पदार्थ या फिर अविलेय पदार्थ। मतलब जो विलेय हो गया, जो विलुप्त हो गया, उसमें विलीन हो गया, वो हमारा हो जाएगा विलेय पदार्थ। जो विलीन नहीं हुआ वो हमारा होगा अविलेय पदार्थ। और जो विलीन कर रहा है, मतलब जिसके अंदर ये घुल रहा है, वो हमारा हो जाता है विलायक। क्या हो जाता है? विलायक हो जाता है, या घोलक भी उसे कहते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं, आप इन्हें ध्यान रखो। अब क्या है कि यहाँ पे जो कॉमन मतलब ये क्या है, छठे क्लास का बुक है, तो यहाँ पे कॉमन बता दिया गया है कि जल में जो घुलता है उसे जल में विलेय करते हैं, जो जल में नहीं घुलता उसे जल में अविलेय करते हैं। लेकिन ये और भी जो पदार्थ है उनमें भी कॉन्सेप्ट लागू होता है विलेय का। जैसे आप मान लो केरोसिन का जो तेल हो गया, इथेनॉल हो गया, मेथनॉल हो गया, वो भी जो है एक विलायक का कार्य करते हैं। फिर आगे बताया गया कि क्या ये जो विलायक होते हैं या फिर घोलक होता है, इन पे जो है क्या कोई टेम्परेचर का इम्पैक्ट पड़ता है? तो जी हाँ, टेम्परेचर का इस पर इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे जो है ये कोई आप मान लो कि जल है और आप इसमें चीनी डाल रहे हो, मान लिया 100 ग्राम आपने पहले इसमें डाला और ये पूरा घुल गया, ठीक है। अब ये उससे ज़्यादा नहीं घुल सकता। लेकिन जैसे ही अगर इसको हम लोग गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद क्या होगा कि इसमें जो है अगर हम लोग और 50 ग्राम डाल दें तो ये और 50 ग्राम को घुला लेगा। तो उसके कारण बोल रहा है कि जब आप इसे गर्म करते हो तो गर्म करने पे घोल में जो घुल पदार्थ की घुलने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। अच्छा, एक और जो कॉन्सेप्ट है वो है संतृप्त घोल। जैसे मैंने बोला कि ये जल था और इसमें हम लोगों ने कितना ग्राम डाला है चीनी? 100 ग्राम चीनी डाला था, ठीक है। 100 ग्राम हम लोगों ने इसमें चीनी डाला। अब 100 ग्राम से ज़्यादा अगर हम लोग 110 ग्राम डाल दे रहे हैं चीनी, तो वो चीनी जो है वो घुल नहीं रहा, वो यहाँ पे इकट्ठा हो जा रहा है। तो वैसे में क्या है कि एक ऐसी मात्रा, घुलने की एक ऐसी क्षमता जिसके बाद जो है वो और बिलियन उसमें कुछ घुला नहीं पाएगा, उसे ही संतृप्त घोल कहते हैं। तो ये आप कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए कि मैक्सिमम जो क्षमता होता है घुलाने का, उसे जो है वैसे घोल को संतृप्त घोल बोला जाता है। एक और चीज़ है, जैसे हम लोगों ने तो देख लिया कि हाँ जो पदार्थ होता है, चीनी हो गया, नमक हो गया, ये गर्म करने के बाद जो है वो और घुल जाते हैं। अगर हम लोग घोलक को गर्म करते हैं तो इनकी मात्रा और घुल जाती है। लेकिन वहीं जो गैस है, अगर ये बिलियन है और इसमें अगर जल है और पहले जो इसमें ऑक्सीजन को हम लोग अगर घुला रहे थे, तो वो इसका जो मात्रा आप मान लो कि 100 के आसपास इसमें घुल जा रहा था, ठीक है। लेकिन अब 100 क्यूबिक में इसे मिली मापा जाता है, तो 100 क्यूबिक इसमें घुल जा रहा था। अब इसमें जो है अगर इसे हम गर्म कर दे तो इसकी जो घुलने की क्षमता है वो घट के 90 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। तो वैसे में क्या हो जाता है कि इसकी क्षमता में कमी आ जाती है। अब यही कॉन्सेप्ट जो है वो लागू होता है। जैसे जल में क्या होता है कि जो जलीय जीव और जलीय पादप होते हैं, और जब ये गर्म हो जाते हैं जल, तो इनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण जो ये जंतु है, जलीय जंतु, वो मरना शुरू हो जाता है। और इससे रिलेटेड मैंने एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आगे बनाया है, उसे हम लोग देखेंगे।
तो बोला जा रहा है घुलनशीलता क्या होता है, पदार्थ की मिश्रण बनाने की क्षमता, पदार्थ की गैस स्थिति में बदलने की क्षमता, पदार्थ के अणुओं की क्षमता या पदार्थ के तापमान में परिवर्तन की क्षमता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिश्रण बनाने की क्षमता जो है घुलनशीलता होती है। एक पदार्थ की घुलनशीलता किससे प्रभावित होती है, तापमान, रंग, घनत्व या अपादान क्षमता। तो इसका सही आंसर है तापमान। अगला है, किसी पदार्थ की घुलनशीलता नीचे दिए गए घटकों के लिए बढ़ सकती है, घने द्रव, कम तापमान, अधिक दबाव या उच्च तापमान। तो उच्च तापमान पे जो है, उस तापमान पे क्या होता है कि वो घुलनशीलता की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। अगर हम लोग टेम्परेचर ज़्यादा करें तो घुलने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। बोला जा रहा है कौन सा एक विलायक का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है केरोसिन, इथेनॉल, अलकतरा या जल। तो जल को हम लोगों ने देखा कि एक विलायक का उदाहरण या एक क्या बोलते हैं, घोलक का उदाहरण है। ठीक है, एक घोलक का उदाहरण है जो घोल बनाए। वहीं जो है केरोसिन, ये भी एक विलायक का उदाहरण है। इथेनॉल भी है, मिथेनॉल भी है, लेकिन अलकतरा जो है ये आपका विलायक का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, गर्म करने पर घुल पदार्थ की घुलने की क्षमता क्या होती है, तो वो बढ़ जाती है। गर्म करने पर गैस की घुलने की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटती है, बढ़ती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या कभी घटती कभी बढ़ती है। तो इसका सही आंसर होगा गर्म करने पर गैस की घुलनशीलता घट जाती है। देखो इसी को के बारे में बोल रहा था कि ये जो बताया गया कि जब गर्म ये जल गर्म होता है तो उसमें जो है ऑक्सीजन की क्षमता क्या होती है। तो ये बोला जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण समुद्री जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वृद्धि होगी, घुलने में कमी होगी, या समान बना रहेगा, या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका सही आंसर होगा कि इसमें जो है घुलने की जो क्षमता है उसमें कमी आ जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट में बताया गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसके कारण क्या है कि टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, और टेम्परेचर में ये जो वृद्धि है उसे सोखता कौन है, तो समुद्र के द्वारा सोख लिया जाता है, जिसके कारण क्या है कि पानी गर्म हो जाता है और ऑक्सीजन की जो घुलने की क्षमता है वो घट जाती है। एक अनुमान के अनुसार बताया जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार कि 1960 से 2010 के बीच जो महासागर है उसमें ऑक्सीजन की घुलने की जो क्षमता है उसमें 2% की कमी आई है। अब समझ लो कि ये 2% जो काफ़ी बड़ा होता है। आप न्यूज़ में अक्सर सुनते होंगे कि किसी भी समुद्र के तट पे वो बहुत सारी मछलियाँ जो है वो मरी हुई पाई गई, या कुछ जीव जंतु जो है वो मरे हुए पाए गए। तो उनमें ऑक्सीजन, उसमें एक कारण जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा कम होना भी हो सकता है। अगला है जो कॉन्सेप्ट है वो है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। तो इसमें 3 चीज़ें होती है, एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी और एक होता है पारभासी। पारदर्शी वो होता है जिससे वैसी वस्तु है जिससे जो है हम लोग आर पार देख सकते हैं, पारदर्शी होता है, और जिससे नहीं देख सकते अपारदर्शी होता है। पारदर्शी की अगर बात करें तो कांच हो गया, वायु हो गया, उसके अलावा जो है आपका जल हो गया, शुद्ध जल। तो ये सब क्या है कि एक पारदर्शी का उदाहरण है। वहीं जो अपारदर्शी में आप कोई भी चीज़ ले लो, ईंट, पत्थर, दीवार, लकड़ी, ये सारा क्या है अपारदर्शी हो जाता है। वहीं मेनली जो पूछा जाता है एग्जाम में वो पूछा जाता है पारभासी के बारे में, ये क्या होता है। तो बोल रहा है वैसा पदार्थ जिसमें देखने पर अस्पष्ट या धुंधली दिखाई देती है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा पारभासी का उदाहरण हो जाता है। जैसे आप जो है तेल लगा हुआ कागज़ जो वाइल पेपर है वो पारभासी का उदाहरण है। बटर पेपर वो भी जो है एक पारभासी का उदाहरण है। और भी चीज़ें, वैक्स पेपर है, वो सब भी जो है वो आपका पारभासी का उदाहरण हो जाता है। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है उत्प्लावकता। देखो बोला ये जा रहा है कि ये जो तरल पदार्थ जैसे गैस या द्रव है उनका एक गुण होता है कि किसी वस्तु को अगर उसमें डुबाया जाए तो ऊपर की ओर जो है एक फोर्स लगाती है, ये जो फोर्स होता है उसे बोला जाता है उत्प्लावन बल। ठीक है, और ये जो पदार्थ का गुण है जिसके कारण वो फोर्स लगा रहे हैं वो कहलाया आता है उत्प्लावकता। तो ये आप कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें। यहाँ पे जो बताया गया है, एक बीकर लिया गया, उसमें कुछ चीज़ें जो है वो आपका डूबी हुई और कुछ जो है वो ऊपर में है। तो बोला ये जा रहा है कि जो वस्तुएं हल्की होती है वो तैरती रहती है, और जो भारी होती है वो डूब जाती है। ठीक है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही होता है कि जिसका जो है मतलब एक कॉन्सेप्ट तो है कि जो पानी को जितना प्रतिस्थापित करेगा, विस्थापित करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपको आगे वाले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। बोला ये जा रहा कि प्रभासी वस्तुएं हैं जिनके माध्यम से हम बिल्कुल नहीं देख सकते, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं, या फिर कोई भी विकल्प से नहीं है। तो प्रभासी वस्तुएं बोला जाता है जिससे हम लोग देख सकते हैं लेकिन क्लियर नहीं देख सकते।
आगे है कि लोहे से बना जहाज समुद्र पर क्यों तैरता है जबकि लोहे की कील जो है डूब जाती है। ऑप्शन है जहाज द्वारा विस्थापित पानी का वजन उसके वजन के बराबर होता है, लोहे द्वारा विस्थापित पानी का वजन उसके वजन के बराबर होता, जहाज द्वारा विस्थापित पानी का वजन उसके वजन से कम होता, या जहाज द्वारा विस्थापित पानी का वजन उसके वजन से अधिक होता। तो देखिए एक अगर हम लोग मान ली कि ये इस टाइप का एक पानी है, समुद्र है, और यहाँ पे कोई जो है नाव वो तैर रही है, ठीक है। तो इस नाव और जो कील है वो कील क्या है, वो डूब जाती है, ये कील जो है वो डूब जाती है। तो कील क्यों डूब जाती है, क्योंकि जो है एक तो इसका घनत्व का भी इम्पैक्ट पड़ता, दूसरा इसके द्वारा जो विस्थापित पानी है उसका जो वजन होता है वो जो है इसके वजन की तुलना में काफ़ी कम होता, ठीक है, जिसके कारण ये डूब जाती है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो जहाज द्वारा विस्थापित पानी का वजन है वो जैसे ही मान लो कि ये जो है जहाज है ये आपका 1000 kg का है, ठीक है, और ये जो पानी इसने विस्थापित किया वो विस्थापित किया 1000 kg। तो वैसे स्थिति में क्या है कि ये पानी पे तैरते हुए रहेगा, लेकिन जो कील होता है, कील के द्वारा ये चीज़ नहीं होता। कील का वजन मान लो अगर 100 ग्राम है और ये जो है मात्र 50 ग्राम ही पानी को विस्थापित कर पाया, तो ये क्या होगा कि ये डूब जाएगा। तो ये चीज़ें होती है। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि विस्थापन के कारण ये होता है। अब इसी से रिलेटेड चैप्टर में कुछ और प्रश्न दिए हुए थे, उन्हें भी देख लेते हैं। पहला पूछा गया कि कोमल पदार्थ क्या होता है, साबुन, रबड़, लकड़ी या लोहा। तो रबड़ जो है एक कोमल पदार्थ का उदाहरण है। निम्न पदार्थ में चमक होती है, लोहा, तांबा, सोना या लकड़ी। तो सोना जो है उसमें चमक होती है। कौन सा पदार्थ जल के अलावा भी घोलक है, घोलक या विलायक। तो तेल, तारपीन का तेल, केरोसिन तेल या सरसों का तेल। तो जो ऑप्शन नंबर सी केरोसिन तेल जो है वो आपका घोलक का उदाहरण है। वह घोल जिसमें घुल पदार्थ की और मात्रा, बोल रहा है घुल पदार्थ की और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती, ठीक है। अब जो है और जो है इस ये जो घोल है, मान लो आप शरबत है, शरबत में और आप चीनी डाल के नहीं डाल सकते, तो वैसे पदार्थ को घोल को क्या कहेंगे, तो वो कहेंगे संतृप्त घोल। वैसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं या चीज़ें अस्पष्ट रूप से या धुंधली दिखाई देती है वो कहलाता है आपका पारभासी। बोला जा रहा है जल में चीनी क्या होता है, तो जल में चीनी जो है वो घुलनशील होता है, घुलनशील है, ठीक। डॉटर से पदार्थ होकर प्रकाश अंशतः पार होता है। तो जो पारभासी होता है, पारभासी, उससे जो है प्रकाश अंशतः पार होता है। कुछ गैस जल में घुलनशील होते हैं, कुछ पदार्थ ठंडे पानी में कम और गर्म पानी में अधिक घुलते हैं। लेकिन यही जो है चीज़ें आप का जो है वो गैस के अर्थी में चेंज हो जाएगा। अगर ये गैस होता तो गैस जो है ठंडे पानी में अधिक घुलता और गर्म पानी में कम घुलता। फिर यहाँ पे कुछ मिलान दिया हुआ है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। बोला जा रहा है विलेय, मतलब जो घुल सके। तो कौन घुल सकता है, नमक और चीनी ये घुल सकता है। अविलेय जो नहीं घुल पाए, जैसे लोहा और रेत, ये नहीं घुलेगा। घोलक या विलायक जो घुला सके, तो जल ये जो है दूसरे को घुला सकता है या घुलाने की क्षमता रखता है। जो चमकने वाला पदार्थ है, तो चमकने वाला पदार्थ यहाँ पे क्या है, जो धातु होते हैं वो प्रायः चमकने वाले होते हैं। जल में विलीन गैस, तो ऑक्सीजन जो है एक विलीन गैस है जो जल में होता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे जो है लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।